नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आराधना और मेरे साथ मौजूद है अमलेंदु जी। स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में और स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर भारी बवाल मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह बारिश, मानसून दस्तक दे चुका है। तमाम शहरों में बारिश हो रही है। दिल्ली पूरी तरह लबालब पानी से भरी हुई है और इसके बावजूद जंतर मंतर पर युवा आज भी प्रदर्शन के लिए डटे हुए हैं। वो आज भी वही बैठे हुए हैं, चाहे गर्मी रही, चाहे धूप रही, चाहे मानसून की ये बारिश आ गई, लेकिन युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। वो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग हमारी नहीं मानी जाएगी, तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। और उनका जो हौसला है वो बहुत ही बुलंद दिखाई दे रहा है। जबकि आज 19वां दिन है प्रदर्शन का, यानी 19 दिन से लगातार जंतर मंतर पर वो डेरा डाले हुए हैं। वहीं सोनम वांगचुक और उनके साथ तमाम युवा, तमाम छात्र जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके अनशन का उनका अनशन भी लगातार जारी है। आज 12वां दिन है उनके अनशन का और आप देख सकते हैं कि आज भी किस तरह वहां पर युवा डटे हुए हैं, यानी वो पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन मोदी सरकार, उसका मौन अब भी जारी है। पीएम मोदी तो विदेश दौरा कर रहे हैं, चाहे युवा का जो भी हाल हो रहा हो, यहां पर प्रदर्शन में जो कुछ भी चल रहा हो, कई युवाओं की तबीयत खराब होती दिखाई दी। सोनम वांगचुक किस तरह उनका चेहरा बता रहा है कि कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है। सबकी ही तबीयत लगभग खराब बताई जा रही है, जितनी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता लगातार जंतर मंतर जा रहे हैं और वहां से साफ दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे बता रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार पर उनके अनशन से कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील दिखाई दे रही है। और इस बीच अब सोनम वांगचुक ने बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान कर दिया है कि अब ये युवा संसद कूच करेंगे। 20 जुलाई को संसद तक जाएंगे युवा, अपनी मांगों को उठाएंगे संसद में, संसद के पास संसद कूच करेंगे ये सब। और जब युवा संसद का कूच करने की तैयारी कर रहे, ठीक उसी दिन मानसून का सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और उसी दौरान युवाओं का वहां जाना एक बहुत बड़ा कदम मानिए युवाओं का। सरकार पर दबाव बढ़ाने के दिशा में ये बहुत ही अहम कदम माना जा रहा है। वहीं सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर का सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी जंतर मंतर पहुंचने वाला है 20 तारीख को। वो भी 20 तारीख से वहां आंदोलन शुरू कर रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जे का मांग जो हो रही है जम्मू कश्मीर के लिए, उसे लेकर जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है और इसकी परमिशन भी उसे मिल चुकी है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम दलों से अपील की है, इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल है, विपक्षी दल, उनसे अपील की है कि इस प्रदर्शन में वो भी उनका साथ दे। यानी जंतर मंतर एक बड़े आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा है। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जा रही है और उसके साथ जो इंडिया गठबंधन के दल, जो भी घटक दल साथ आते हैं, वो भी मौजूद होंगे। और दूसरी तरफ युवाओं का प्रदर्शन भी लगातार जारी। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ कितना बड़ा मोर्चा खुलने वाला है देश में, और वो भी तब जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। यानी इस बार का मानसून सत्र सरकार के लिए बहुत ही दबाव वाला माना जा रहा है। कई सारी चुनौतियां हैं क्योंकि विपक्ष भी कई सारे मुद्दे लेकर तैयार बैठा है सरकार को घेरने के लिए। एक तरफ भारत की सियासत में इतनी उथल पुथल देखी जा रही है, वहीं अगर हम विदेश की बात करें तो ईरान और अमेरिका में दोबारा जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमला किया है, रात भर बमबारी की है, चाबहार पोर्ट पर भी बमबारी की है। वही चाबहार पोर्ट जहां दिल्ली का निवेश है, नई दिल्ली का निवेश है, जिस चाबहार पोर्ट पर जो भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ने के लिए एक बहुत ही अहम लिंक माना जाता है, उस पोर्ट पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया है और वहां पे बहुत ज्यादा तबाही दिखाई जा रही है। कई जगह पर काफी नुकसान हुआ है, 3 लोगों की मौत की भी खबरें हैं, कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। और एक तरफ जब अमेरिका की तरफ से इस तरह का हमला किया जाता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला, उसकी तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया है। कतर, बहरीन, इन सब इलाकों में यहां अमेरिका के जो भी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, उन सब पर ईरान ने हमला बुलाया। आईआरजीसी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहे, अगर अमेरिका नहीं माना तो हमारे हमले और भी तीव्र होंगे, हमारे हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। यानी पश्चिम एशिया में बड़े स्केल पर जंग दोबारा छिड़ती दिखाई दे रही है और इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है अविनाश जी और हम बाकी तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करें। अमलेंदु जी, माफी चाहूंगी मैं, हमारे साथ मौजूद अमलेंदु जी आपसे आपके पास आऊंगी मैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूं सोनम वांगचुक का वो बयान जिसमें उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है सोनम वांगचुक ने।
मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मज़बूत हूँ मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा। तो आप सुन रहे थे सोनम वांगचुक को, जो दिल्ली कूच की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप सब हमारे साथ आ सकते हैं और हम दिल्ली में संसद कूच करते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। यानी मोदी सरकार में जो कुव्यवस्था फैली हुई है उसे हम सुशासन में बदल सकते हैं। यह उम्मीद जताई है सोनम वांगचुक ने और साथ ही अपील की है देश भर की जनता से कि आप भी आइए, आप भी जुड़िए हमारे आंदोलन से और आप भी चलिए संसद तक। अमलेंदु जी, जिस तरह का यह आह्वान किया गया है सोनम वांगचुक की तरफ से, आपको क्या लगता है? युवाओं का ये जो आंदोलन है लगातार हम देख रहे हैं इसके लिए समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है और सोनम वांगचुक ने अब पूरे देश की जनता से एक तरह से अपील कर दी है कि आप भी आइए और हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बदलाव आएगा। आपको लगता है उनकी उम्मीदें कहां तक पूरी हो पाएंगी? देखिए, जहाँ तक छात्रों की उम्मीदों का सवाल है तो मुझे लगता है कि छात्रों को ये उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस अनशन से इस्तीफ़ा दे देंगे। पहली चीज़ तो ये है। हालांकि जो सोनम वांगचुक हैं वो कह रहे हैं कि मैं अभी 10-15 दिन और कर सकता हूँ, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो अभिजीत दीपके का एक वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ कि वो तो हैं, हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें। लेकिन इसी के साथ साथ आराधना साथ में चल रहा है एक और आमरण अनशन, वो जो आयशा की अध्यक्ष नेहा, उनका चल रहा है। उनके साथ 25 लोग और बैठे हुए हैं। कल रात में ही एक ऋषिकेश नाम के छात्र जो अनशन पर थे 11 दिन से, उनकी हालत काफ़ी बिगड़ी और उनको भी कल रात हॉस्पिटलाइज किया गया है। उसका नेहा ने वीडियो भी जारी किया, हम लोग बराबर में भी चल रहा था, उसको हम लोग फिर से देख सकते हैं। इससे पहले जो JNU की एक छात्रा हैं दानिश, वो भी अनशन पर थी, उनकी हालत बिगड़ी तो उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यानी छात्रों की हालत बिगड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन इस सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी तक सरकार ने इन लोगों से किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की है। लगभग 20 दिन होने को आए धरने को, 6 जून से चल रहा है ये यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ जो अनशन पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं वो आज 12वां दिन हो जाएगा सभी अनशनकारियों को, सोनम वांगचुक और नेहा को मिलाकर। तो ये जिस तरीके से सरकार बिल्कुल निश्चिंत बैठी हुई है और कोई बात करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री आराम से विदेश यात्राएं कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री 2 बार विदेश यात्रा कर चुके जब से अनशन शुरू हुआ है, लेकिन इस मसले पर कोई भी किसी भी तरीके की बात करने को सरकार से तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि आराधना इस
को लेकर अब देश भर में गुस्सा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। अब जो छात्रों की ये सोनम वांगचुक की तरफ से कॉल दी गई है संसद चलो, अब देखते हैं कि कितने लोग इसमें जुटते हैं, कितने लोग संसद चलते हैं। लेकिन अगर 10 लोग भी संसद की तरफ कूच करते हैं, सवाल ये नहीं है कितने लोग हैं, सवाल ये है कि क्या आंदोलन आगे बढ़ता है। 10 लोग भी अगर आगे बढ़ते हैं तो ये भी सरकार के लिए एक चुनौती होगा। तो ये एक चुनौती जो है वो सरकार के लिए बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार अपनी जो ढीठपना है उस पर बिल्कुल अडिग है और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार अडिग है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तो छात्र भी अडिग ही दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जंतर मंतर से सामने, उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह इस बारिश के मौसम में टेंट के अंदर रेनकोट पहनकर भी छात्र युवा बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। वहां पूरा कीचड़ हो चुका है, लेकिन वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जंतर मंतर की बात करिए, चाहे राम मंदिर की बात करिए, तमाम मुद्दों पर सरकार के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां चल रही है, लेकिन इस बीच राम मंदिर का जो मुद्दा निकलकर सामने आया है उसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है और हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो जाता है, जिससे सरकार पर सवालिया निशान बढ़ते जाते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। विपक्ष भी लगातार हमलावर है इन चीजों को लेकर। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो इस मुद्दे को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास अपने बचाव में जब कुछ कहने को नहीं है तो सरकार उल्टे विपक्ष की भक्ति को लेकर सवाल खड़े करने लग जाती है। यानी यह दिखाता है कि सरकार भी बौखलाई हुई है, उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। राम मंदिर का मामला हो या बाकी अभी देखिए मॉनसून की वजह से जो लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी चीजें सरकार के खिलाफ गंभीर एक कह लीजिए लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीजेपी जिस हिंदुत्व का नारा देती थी, आज उसी हिंदुत्व के नाम पर वो घिरती जा रही है। इसे लेकर अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने शंकराचार्य से भी मुलाकात की है और इसकी पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। हम इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर। में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। अध्यक्ष जी, ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी परत की बात परत निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। अखिलेश जी, चंपक राय को नीचे तरीके से दिया गया, एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, क्या लगता है उनको बचाया जा रहा है? कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर, और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष पे एफआईआर, विपक्ष की पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार,
980 बार 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब यह है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री शांत हैं और तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। आपका एक बार फिर स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी तक हमारी सहयोगी आराधना आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रही थी। अब मैं हूं याद समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ अमलेंदु उपाध्याय हमेशा की तरह। और जो कुछ हो रहा है अयोध्या में लगातार उसकी जानकारी हम दे ही रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक नई खबरें, नई तस्वीरें वहां से जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, तो अब ये एक बिल्कुल रहस्य होता समझ में आता जा रहा है कि आखिर अयोध्या में इस दौरान क्या चल रहा था। और केवल इस दौरान ही नहीं, बल्कि जब से यह आंदोलन चल रहा है अब उसकी भी जो दबी हुई परतें थी वो भी खुलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि उस दौरान भी ये सारी चीजें पूरी चर्चा में रही हैं। अब यहां क्या हो रहा है, और जैसा कह रहे हैं अखिलेश यादव कि बड़ी मछलियों को कैसे आसानी से, और कहा जाए कि अगर थोड़ा वो शब्द ठीक नहीं होंगे लेकिन वो उपयुक्त जरूर हैं, कि कितनी बेशर्मी के साथ उनको यहां बचाने की कोशिश हो रही है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सारी उंगलियां उधर ही उठ रही हैं, लेकिन उनको किस तरह से बचाया जा रहा है और बचाने के तौर तरीके भी समझ में आ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन बचाने की कोशिश पूरी हो रही है। बिल्कुल समीर जी, बचाने की कोशिशें पूरी हो रही हैं। और अखिलेश यादव बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकाले जाएं तो 99.9% लोग बीजेपी से जुड़े हुए निकलेंगे। और इसके बाद पार्टी के अंदर जो खलबली मचेगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह खलबली शुरू भी हो चुकी है। और ये हम लोगों ने देखा समीर जी कि जैसे ही इस्तीफा स्वीकार हुआ चंपत राय का, जिनको कल शक्ति सिंह गोहिल लंपट राय कह रहे थे, और इस्तीफा स्वीकार होते ही उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए अपने सहयोगियों पर जो उनके साथ ट्रस्ट में थे। गोविंद राव जो कोषाध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी खूब हमले हो रहे हैं और गोविंद राव भी अब हमले दूसरों के ऊपर कर रहे हैं। तो यानी आपस में भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से भले ही कुछ ना निकल रहा हो, लेकिन इस लपेटे में अब प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। कल ही हम लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम का वक्तव्य सुनाया था कि वो कह रहे हैं कि जांच का दायरा जो है वो योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत तक बढ़ाया जाए। विपक्ष खुलकर कह रहा है कि इस चढ़ावा चोरी के पैसे से ही सांसद खरीदे गए हैं और पूरे देश भर के अंदर जो सब गड़बड़ियां बीजेपी कर रही है वो इसी पैसे से कर रही है और आरएसएस के दफ्तर भी इसी पैसे से बने हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इन गंभीर आरोपों पर आरएसएस भी एकदम खामोश है, प्रधानमंत्री भी खामोश है। प्रधानमंत्री की अभी तक जो है भावना आहत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री को कोई जो है चोट नहीं पहुंची है कि राम मंदिर में इस तरीके से चढ़ावा चोरी बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। समीर जी, जी बिल्कुल, कोई आहत नहीं हुई है भावना, लेकिन अब इस सवाल से बचा तो जा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री खास तौर पर नहीं बच सकते हैं क्योंकि ट्रस्ट पूरी उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में ट्रस्ट का गठन हुआ। उन्होंने घोषणा की और ये बताया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति ट्रस्ट में जितने सदस्य हैं उनकी सदस्यता पर, उनकी नियुक्ति पर प्रधानमंत्री की मोहर लगी हुई है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो ना तो मोहन भागवत की भूमिका इसमें कहीं से भी उससे वो अलग हट सकते हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मोहन भागवत भले के एक लाइन का उन्होंने जवाब दिया कि चाहे जो होसबोले ने बोला है वो सही है, लेकिन आखिर यहाँ जो कुछ हो रहा है ये क्या है। और चंपत राय भी अब विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं, आखिर उनके खिलाफ किसी का बयान क्यों नहीं आया है। और यही नहीं अमलेंदु जी, जो आप कह रहे हैं कि ये आपस में अब एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि अयोध्या में जेल में जहाँ ये 8 लोग बंद हैं, ये एक दूसरे के इनके बीच में किस तरीके से गुत्थम गुत्ता हो गई, सबको अलग अलग वहाँ पर जगहों पर रखना पड़ रहा है। तो चीज़ें निकल कर बहुत सारी अब सामने आएंगी, लेकिन बचाने की जिस तरीके से कहा जाए कि कोशिश हो रही है, और भले ही वो नाकाम कोशिश है, लेकिन वो कोशिश भी दिखाती है कि जो ये सवाल उठ रहे हैं कि उसमें बड़े लोग शामिल हैं, बड़ी मछलियां शामिल हैं, तो उससे फिर ये सारी चीज़ें उसको बिल्कुल कहा जाए कि एक तरीके से प्रूफ करती हैं। बिल्कुल समीर जी, ये सब उसको प्रूफ करती हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बचाया भी जा रहा है। और ये बचाया जो किया
जा रहा है जिस तरीके से, ये समझा जा सकता है कि मतलब बीजेपी और आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, ये समझा जा सकता है। चूंकि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है और उस पर, उन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि अब तो उल्टा कहा जाने लगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि साहब अगर घपला हुआ है तो प्रियंका गांधी और रामगोपाल यादव जो है वो सबूत है। अरे घपला करेंगे आप, चोरी करेंगे आपके लोग और सबूत ने प्रियंका गांधी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव। और ये सबूत जो बरामद हो रहे हैं ये सबूत नहीं है क्या? हाँ, ये सबूत नहीं ये है। सारे जो है वो रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी रख के आई थी वहां पे। और ये फर्जी रसीदें भी उन्होंने छपा ली थी, है ना। अच्छा, अब जो अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि हाँ, जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, वो कह ही रहे हैं समीर जी, लेकिन जो गोपाल, ये जो चंपत राय बोल रहे हैं कि अनिल मिश्रा ने नहीं किया, तो अब ये क्या शुरू हो गया जी? अब ये जो चंपत राय का बयान है ये भी क्या प्रियंका गांधी और रामगोपाल यादव ने दे दिया? और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं समीर जी, वो एक उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ फर्जी रसीदें छपवाकर चंदा इकट्ठा किया था, उनके विषय में कहा जाता है। तो कह रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि उनको नाम लेना चाहिए था, चूंकि वो तो अदालती चीजें हैं, तो नाम लेने से अखिलेश यादव क्यों बच रहे हैं? नाम लेना चाहिए अगर उनको इस तरह की कोई बातें हैं तो, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग समझ लीजिए, तो हम तो यही समझे हैं। अब बाकी अखिलेश यादव किसको कह रहे हैं वो अखिलेश यादव बताएं। हाँ, अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम तो दो है, लेकिन ये भी है कि एक डिप्टी सीएम तो आयातित हैं, यानी वो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, और एक है जिनका जो कहा जाए कि जिनकी पृष्ठभूमि है वो उसी विश्व हिंदू परिषद से है, जिसके लोग ये सारा घपला कर रहे हैं। और वो विश्व हिंदू परिषद के जो नेता रहे अशोक सिंघल, वो उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। तो जो भी हो, ये सारी चीजें, लेकिन निश्चित तौर पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का अगर ये घोटाला हुआ है तो ये केवल उन 8 लोगों की वजह से नहीं हुआ, केवल वही नहीं शामिल है जिनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया है, वो भी बहुत लोगों के दबाव के कारण। बिल्कुल समीर जी, और इसको लेकर अशोक गहलोत जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत सवाल उठा रहे हैं कि जब इसकी जानकारी आई थी उसी समय जांच शुरू क्यों नहीं हुई ट्रस्ट भंग करके, और अभी तक कार्रवाई कोई शुरू क्यों नहीं हुई है, कब कार्रवाई होगी? ये जो है वो कह रहे हैं सीधे सीधे अशोक गहलोत, यानी वो सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे तौर पर कहा जाए। चूंकि ट्रस्ट बनाया हुआ नरेंद्र मोदी का है, ट्रस्ट में ट्रस्टियों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी ने की है, संसद में इसकी घोषणा की है, तो सीधे सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं अशोक गहलोत। बिल्कुल, सुनते हैं अशोक गहलोत को। और एक चीज और भी है कि जब ये एसआईटी गठित हुई थी, ये भी काफी देर बाद गठित हुई, जब पूरा हंगामा मचा है और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आने लगी, लेकिन कहा भी ये गया कि एसआईटी ने 6 दिन वहां रखकर बहुत सारे सबूत हटा दिए। अब सच्चाई जो हो वो तो जांच होगी तो पता लगेगा। एक और समीर जी खबर आ रही है, पता नहीं वो सच है या गलत है, हमने देखा अभी सोशल मीडिया पे, उसकी हम लोग पुष्टि भी करेंगे कि जो एसआईटी के प्रमुख थे उनके ऊपर खुद दफा 420 का कोई मुकदमा दर्ज केस चल रहा है। अब उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, अभी पहले ही स्पष्ट कर दिया, अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, अब पुष्टि करेंगे तब हम उसको दावे के साथ कहेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, तो एसआईटी के जो मेंबर्स हैं और एसआईटी की जो रिपोर्ट है उस पर बहुत सारे सवाल पहले से ही हैं, और एसआईटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कब होती है? उस ट्रस्ट की बैठक में। तो ये अजीबोगरीब मामला है कि यहाँ पर जो जिसके खिलाफ जांच हो रही है वही अपनी जांच भी कर ले रहे हैं, जिन पर आरोप है वही जांच भी कर ले रहे हैं, वही रिपोर्ट भी दे रहे हैं और वही सजा भी दे रहे हैं, यानी वो वही एफआईआर दर्ज करा दे रहे हैं। अब सजा किसको क्या मिलेगी, अब ये तो कोर्ट तय करेगी। बहरहाल अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको क्या अशोक गहलोत को। कब होगी, हम तो ये कह रहे हैं कार्रवाई कब होगी? अगर ये घटना की जानकारी मिलते ही कि जब इतने बड़े रूप में कभी लंबे अरसे से घटना हो रही थी और जो फुटेज थे कैमरे के वो भी हटा दिए गए थे, तो पहला काम ये करना चाहिए था कि इस ट्रस्ट को भंग करते और जांच शुरू कर देते, तो ये इशू नहीं बनता। बचाने की कोशिश करी, कोई घटना नहीं हुई है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज करी गई और एसआईटी बना दी पहले ही। उसके बाद में कुछ लोग अरेस्ट किया गया, कुछ के इस्तीफे लिए गए, कल परसों इस्तीफे मंजूर किए गए। तो ये जिस प्रकार से इनका पहला रिएक्शन रहा है आरएसएस का, बीजेपी का, तो बीएसपी का 20 दिन तक रिएक्शन नहीं आया। ट्रस्ट इनका है, राम मंदिर में चोरी हो जाए, जमीनों में घोटाले हो जाए, ट्रस्ट की बिना जानकारी सब कुछ फैसले हो जाए, और ट्रेजर क्या मैं तो डमी हूँ, मुझे पता ही नहीं है, ना तो मैं चेक साइन करता हूँ।
ना मुझे पता कि प्रोसेस क्या है बैंकों का, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जिस ट्रस्ट का ट्रेजरर ये बात कहे कोषाध्यक्ष, तो ये सब सिस्टम किससे बनाया बगैर ट्रेजरर साइन के ही पैसा विड्रॉ भी होगा, जमा भी होगा। तो कई बातें ऐसी सामने आई जिससे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला को लेकर सामने आने की संभावना बनी हुई है। तो गांव गांव में जो आक्रोश फैला है, 40 साल किसे कहते हैं, 40 साल इन्होंने गांव गांव गए चंदा मांगने के लिए, चंदा दिए भी थे, 10 रुपए दिए हो, चाहे 100 दिए हो, चाहे 1000 दिए हो, वो कितना ही चंदा दे सकता है। आज तक 10 रुपए वाले की वही है। तो ये वहाँ पर किस तरीके से, यानी जो सवाल उठ रहे हैं वहाँ जांच को लेकर, वो सवाल बहुत वाजिब हैं। इसलिए वाजिब हैं क्योंकि इस सवाल का इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, ये सबको पता है। और जिस तरीके से ट्रस्ट ने अपना चंपत राय को चाहे अनिल मिश्रा, उनको बचाने का प्रयास किया है, उससे अब ये साफ दिखाई भी पड़ रहा है कि किसी को कुछ होगा नहीं। और जैसे ज़मीन घोटाले को रफा दफा कर दिया गया, वैसे ही इसको भी रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। कामयाब कितने होते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि उस समय ज़मीन घोटाले का मुद्दा इतना बड़ा नहीं बन पाया था। उस समय कोविड का दौर भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, हालांकि मामला बहुत उठा था, लेकिन वो इतना बड़ा। पर यहाँ ये चंदा चोरी का मामला ये खामोश शांत होने वाला नहीं है। और इसके अलावा गंभीर मसला ये भी है कि केवल राम मंदिर में ही नहीं, अब किस तरीके से दूसरे मंदिरों में भी इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, दूसरे मंदिरों में आ रही हैं। बद्रीनाथ का आ ही चुका, कल भी हम लोगों ने बताया, जो मालवा आगर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ बगलामुखी मंदिर है, वहाँ आया है। वहाँ डीएम ने आदेश जारी किए हैं जांच कराने के, 7 दिन के अंदर SIT जो उसकी रिपोर्ट सौंपेगी किस तरीके से वहाँ चंदा चोरी हुई है। फर्जी वहाँ संस्था बनाकर फर्जी चंदा और गहना सब इकट्ठा कर लिया लोगों ने। ये देश के कई हिस्सों से समीर जी आने लगा है कि अब किस तरीके से मंदिरों में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी के काम हो रहे हैं, ये अब लगातार सामने आ रहा है समीर जी। अब इसको लेकर अखिलेश यादव जो हैं मिले हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, तो क्या बातचीत हुई है वो भी हम लोग समीर जी सुन लेते हैं। अखिलेश यादव को क्या बातचीत हुई है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से। और अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार इस तरह की इन मामलों को उठाते रहे। केदारनाथ मंदिर सोना चोरी का आरोप सबसे पहले उन्होंने ही लगाया था, तब तक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आया भी नहीं था। बिल्कुल, तो लगाए हुए। और इधर बद्रीनाथ धाम में जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो क्या कुछ बातचीत हुई है? अखिलेश यादव बता रहे हैं जब वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले। हमने उनसे पूछा, ये बताओ कि आप लोग गाय को पशु मानते हो कि माता मानते हो? तो सबने कहा माता मानते हैं। अभी तक एक भी नहीं मिलते, सबने कहा हाथ उठवा दिए। जो लोग पशु मानते हैं हाथ उठा, लोग माता मानते हैं हाथ उठा। हाथ मत चला पीछे से। हमने कहा देखो, तो कोई लड़ाई की बात हो, तुम कहते हो कि गाय माता है, हमारी सरकार कहती है तो ये तो बड़ा जी ने कहा है कि जो लोग ने राम मंदिर घोटाला किया है कार्रवाई होगी, और विपक्ष लगातार राम को बदनाम कर रहा है। घोटाला किया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? होगी, वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई। कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई तो होगी। तो कह रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की कार्रवाई होगी, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये बात तो सही है, कार्रवाई तो होगी। आप उस पर चाहे जितना पर्दा डालने की कोशिश करिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पर्दा डलेगा। और अब पर्दा क्या डलेगा? अब तो वहाँ पर जो अंदर के ही लोग हैं, वहीं पे पूरी महाभारत मची हुई है, तो पर्दा कहाँ से डलेगा? सारे लूप होल्स जो है वो तो वहीं से आ रहे हैं। और ये भी सही बात है अमलेंदु जी की, जो खबरें आई हुई वहाँ पर, जो व्यक्ति शिकायत कर रहे
रहे थे, आपने उनको नौकरी से ही निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो खबरें छिपने वाली तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं कि एक दो बार हुई, वो तो रोज का वहां पर धंधा बना रखा था लोगों ने। तो आप उसको इस तरह की डकैती को आप छिपाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि राम के प्रति और मंदिर के प्रति, लोगों के प्रति कितनी आस्था है, वो साफ जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, साफ समझा सकता है कि राम के प्रति कोई आस्था इनकी नहीं है, भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है। और शुद्ध तौर पे कहा जाए कि ये नास्तिक, बल्कि नास्तिक भी समझिए कम से कम इस तरह की चोरियां तो नहीं करता है। हाँ। लेकिन आप तो जो है भगवान श्री राम के मंदिर में ही चोरियां कर रहे हैं, वहाँ अपराध कर रहे हैं, तो अपराधी बड़े अपराधी हैं ये, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अपराधियों को जो है सरकार और भाजपा बचाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं कि इन सबको बचाया जा रहा है। लेकिन समीर जी, ये चीज़ें अब इतनी आसानी से संभलने वाली नहीं हैं। प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, वो भी इस चंदा चोरी को लेकर कह रहे हैं कि एक संगठित गिरोह की तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और पहले चंदे की चोरी करते हैं और फिर बाहर उसे ले जाते हैं। यही संगठित गिरोह जो है उस पैसे को रिश्तेदारों के खातों में डालता है। ये बहुत गंभीर आरोप जो हैं प्रमोद तिवारी इस चढ़ावा चोरी के और चंदे चोरी के पैसे को लेकर बीजेपी और आरएसएस के लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद। मंदिर को बदनाम करने की जो सपा कांग्रेस कोशिश कर रही है वो ना की जाए। वहीं अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये सनातन धर्म का अपमान है और अगर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाएं उन आरोपियों के या जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी 99% कॉल बीजेपी के नेताओं के फोन पे होंगी, उनके नंबरों पर की गई होंगी। इस तरीके से अरे इसमें देखिए एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज, ऑर्गेनाइज गैंग, संगठित गिरोह काम कर रहा है, चोरी करता है पहले पैसों की, चंदे की, फिर एक संगठित गिरोह है जो उसे बाहर ले जाता है, फिर वही संगठित गिरोह रिश्तेदारों के खाते में डालता है और वहां से वाइट करता है। तो ये एक साधारण अपराध नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज गैंग द्वारा हुआ है। और इन सब को किसने रखा था? किसने रखा था? सिर्फ महामंत्री जी ने, चंपत राय जी ने। चंपत राय कैसे बेदाग बच सकते हैं? उनके नाक के नीचे हो रहा है, उनके लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं योगी जी, अगर किसी और ने किया होता तो अब तक बुलडोजर गरज गया होता। क्या बुलडोजर की बैटरी बनने चली गई है? बुलाइए और अपराधियों को ऐसा सबक दीजिए कि दोबारा कोई हिंदू मंदिरों पे इस तरह हमला न कर पाए। मैं बहुत साफ कर दूं, हिंदू धर्म की आस्था की, सनातन धर्म की आस्था की भाजपा होलसेल ठेकेदार नहीं है। हम सब हिंदू हैं, सब आहत। तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी ने ठेका ले रखा है, और वैसे भी कैसे ले सकते हैं, और अगर लिया भी है तो किस तरीके का ठेका ले रखा है वो दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन इसको लेकर अमलेंदु जी जो नाराज़गी हिंदुओं में, साधु संतों में, अयोध्या में दिखाई पड़ रही है, वो कहीं बहुत भारी न पड़ जाए ट्रस्ट के इन सदस्यों को जो इस चढ़ावा चोरी में लिप्त रहे हैं। ये आशंका वहाँ पर लगातार जाहिर की जा रही है। मेरी कई लोगों से बात होती है, वहाँ के पत्रकारों से भी, बहुत सारे लोगों से, वो ये आशंका वो लोग जाहिर कर रहे हैं कि इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा लोगों में। हाँ बिल्कुल समीर जी, आप सही कह रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है समीर जी। और आप ये समझ सकते हैं कि गुस्सा इतना अधिक बढ़ गया है कि जो खबरें हैं उन खबरों के मुताबिक अब ये जो हैं इनके ट्रस्ट के लोग, ये निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। साधु संत इतने ज़्यादा नाराज़ हैं समीर जी, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अगर साधु संत इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, ये लोग अगर घरों से निकल भी नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है और कितना ज़्यादा रोष जो इन लोगों के प्रति है समीर जी। जी बिल्कुल, लेकिन उसको यहाँ पूरे मामले पर पर्दा डालने की कैसी कोशिश हो रही है वो लगातार दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल पर्दा डालने की कोशिशें कामयाब होने नहीं पाएंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कई मोर्चों पर इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। और 20 तारीख से जब संसद का सत्र शुरू होगा तो वहाँ भी निश्चित तौर पर ये प्रमुख मुद्दे के रूप में आएगा। कम से कम वहाँ के सांसद
अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो तो इसको लेकर अपनी आवाज़ उठाएंगे ही, और यही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इसका ये नाराज़गी संसद में भी दिखाई पड़ेगी। संसद के अलावा जो बात यहाँ अगर देखा जाए चढ़ावा चोरी के अलावा पश्चिम बंगाल में किस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ सरकार और कानून व्यवस्था इस तरह की नाम की चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जिसको मन उसको मार दे रहा है, लिंचिंग कर दे रहा है, दौड़ा ले रहा है, पीट दे रहा है, और पुलिस कहीं किनारे एक आध जगह बैठी दिखाई पड़ती है और करती कुछ नहीं है। पुलिस बैठी नहीं पर दिखाई पड़ती है समीर जी, पुलिस बल्कि संरक्षण कर रही है बीजेपी के गुंडों का। ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही हैं, और कल तो ममता बनर्जी खुलकर देखिए, कल ममता बनर्जी के प्रदर्शन को, मतलब टीएमसी के प्रदर्शन को हाई कोर्ट से अनुमति मिली। हाई कोर्ट से जब अनुमति मिली तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी। हाई कोर्ट की अनुमति से जब कोई प्रदर्शन हो रहा है तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी, किस तरीके से बीजेपी के लोग जो है वहाँ अंडे और पत्थर लेकर पहुंच गए, किस बाइक से घसीट के मार रहे हैं, बाइक से घसीट के मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, और पुलिस वाले देख रहे हैं ये इस तरीके से। और ममता बनर्जी ने कल वहाँ खड़े होकर पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर सवाल उठाए। हम लोग देख सकते हैं कि ममता बनर्जी क्या कह रही है, बहुत लंबा उनका भाषण है, लेकिन हम उसका एक छोटा सा हिस्सा समझिए। बिल्कुल सुन लेते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही है, और किस तरीके से कि हाईकोर्ट की अनुमति के बाद भी जब वहां पर प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन को भी सुरक्षा या सिक्योरिटी दे पाने में नाकाम है पुलिस। आखिर क्या दबाव है उसके ऊपर, उसे कौन सा डर है? कुल मिला के देखा जाए अमलेंदु जी तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस खुद वहां पर खौफ में है। बात करेंगे उस पर, लेकिन सुन लेते हैं पहले ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। Don't ask me question, okay? You ask Chief Minister. Just go out. This is not my subject. Go out. देखिए, हाई कोर्ट से परमिशन लेके ये रैली स्टूडेंट यूथ विंग ने किया था। सबको डेमोक्रेटिक राइट है। आर्टिकल 14, 19, 21. High Court allowed the rally. And BJP group from the morning, they came along with their 1,000 bikes to my house in the morning, and they without helmet threatened me in the morning. চিৎকার করেছে, আমাকে ভয় দেখিয়েছে। আমার বাড়ির সামনে ওরা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, এখানে এসবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কে আসে নোট করে, প্রেসকেও ঢুকতে দেয় না এখন। এইখানেই বসে যাও। আর দেখুন, তুমি একটা সরকারে যদি এসেও থাকো, যেমন করে ওকে এসছো, সে তো আমরা সবাই জানি কি করে এসছো, কিন্তু তোমরা তো ভালো করে সরকার চালাও, ল এন্ড অর্ডার মেনটেন করো, মানুষ। तो वहाँ पर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, और इस तरह यहाँ कि कोर्ट की अनुमति के बाद भी अगर वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसको भी पुलिस सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है। और कोर्ट की अनुमति हो या ना हो, अगर प्रदर्शन की अनुमति ली जा रही है तो प्रदर्शन की अनुमति वैसे भी दी जानी चाहिए, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ये सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो गई हैं। पुलिस खुद असहाय दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस खुद डरी हुई है वहाँ पर। बिल्कुल समझिए, पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो है वो दबाव पुलिस के ऊपर दिखाई पड़ता है कि चूँकि उसको अब नई सरकार जो है उसका हुक्म मानना है। और ये तो हम लोगों ने समीर जी लगातार देखा है कि किस तरीके से सरकार बदलते ही पुलिस और प्रशासन का जो है रवैया भी एकदम से बदल जाता है। अच्छा, वो विजुअल बड़ा वायरल हो रहा है अमलेंदु जी, जिसमें उस प्रदर्शन में बाइक पर बैठे हुए लोगों को कैसे घसीट के बीजेपी के लोग कार्यकर्ता मार रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, लेकिन पुलिस वहाँ कुछ कर नहीं पा रही है। एक महिला को समीर जी किया जा रहा है, ये भी हम लोग उस विजुअल है वो हम देखते हैं किस तरीके से महिला जो है बाइक पे महिला चला रही है, टीएमसी की कार्यकर्ता है, उस पर उसको किया जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं, ये सब किया जा रहा है। वो विजुअल भी हम लोग के पास है, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं समीर जी। उसको तृणमूल कांग्रेस ने उसको ट्वीट किया है, एक बार पहले उसको विजुअल को देख लेते हैं, उसके बाद सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, सांसद हैं कल्याण बनर्जी। पहले ये विजुअल देख लेते हैं किस तरह से प्रदर्शन में लोगों को, जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे घसीटा जा रहा है, उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं और उनको मारा पीटा जा रहा है।
तो ये वहां पर साफ देखा जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे हमला कर रहे हैं और पुलिस उनका आगे जाने का रास्ता रोक रही है और फिर मारपीट होनी शुरू हो जाती है और पुलिस वाले बहुत खामोशी के साथ उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो संरक्षण दे रहे हो कि हाँ जितना पीटना है पीट लो। आप देख सकते हैं समीर जी, ये जो विजुअल है इसमें बाकायदा पुलिस वाले बैरिकेड खींच रहे हैं ताकि महिला आगे ना जाने पाए और सब खड़े हो गए कि वहाँ इस तरीके से क्या है। अब पुलिस अगर वहाँ खड़ी है और गुंडे इस तरीके से हमला कर रहे हैं तो पुलिस गुंडों के साथ खड़ी होगी। ये समीर जी, पुलिस के चरित्र पर भी जो हमला है। बीजेपी सिर्फ ये नहीं है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रही है, पुलिस पे ही इसको हमला माना जाना चाहिए, लेकिन पुलिस भी खामोश है चूंकि मजबूरी है पुलिस के लोगों की। सरकार में बैठे हुए हाँ, पुलिस आखिर मजबूरी है, क्या मजबूरी है? जाहिर सी बात है कि उनको इस तरह के आदेश और निर्देश मिले हुए हैं, लेकिन बहुत सही बात कह रहे हैं कि ये पुलिस के चरित्र पर, पुलिस की कार्यशैली पर भी ये सवालिया निशान है। केवल ये मामला पश्चिम बंगाल की पुलिस का नहीं है, ये देश भर की पुलिस का। ये मैसेज, ये संदेश पूरी दुनिया में जाता है, ये विजुअल पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में किसी चीज़ को आप दबा लें, रोक लें, ना दिखाएं, आप उनको छिपा लें, ये बहुत मुश्किल है। चाहे वहाँ पर कुंभ में लाशों का मामला हो, चाहे पर यहाँ पर कोविड में लाशों का मामला हो, छिपाने की कितनी कोशिश की गई लेकिन सब कुछ सामने आ गया। या फिर आप चंदा चोरी के मामले को आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ छिपने वाली नहीं है, सारी चीज़ निकल कर बाहर आएगी और पता ये लगेगा कि आखिर आपने अपने किस संस्कृति, किस सभ्यता और किस चरित्र का परिचय दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पुलिस खुद अपनी कार्यशैली को वहाँ कैसे एक दागदार छवि के रूप में पेश कर रही है। बहरहाल कल्याण बनर्जी को सुनते हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। और ये तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, तो फिर ये वहाँ की कानून व्यवस्था और इन सब, बहुत हैरानी की बात है अमलेंदु जी कि मुख्यमंत्री का इन सब मामलों पर एक भी बयान नहीं आता है और न गृह मंत्री का, जिन्होंने 3 महीने के लिए वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस छोड़ दिए। हाँ नहीं, वो तो क्या है ना, टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाया जाएगा तो उल्टा लटकाया जा रहा है। अब ये टीएमसी के गुंडों को लटकाया जा रहा है कि आम जनता को लटकाया जा रहा है, ये तो वो जाने। इसका मतलब फिर उन्हीं का, हाँ उन्हीं का निर्देश होगा। यही है, विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि ये उन्हीं का आरोप है। लेकिन समीर जी, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता भी हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोलते रहते हैं, उनके सुर ठीक होते नहीं हैं, लेकिन वो भी जो पश्चिम बंगाल में घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो उनको भी, अधीर रंजन चौधरी को भी सुनते हैं। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी के बड़े विरोधी रहे हैं, चूंकि वहाँ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के नाम पर, जिस तरीके से अंधेरगर्दी मची हुई और अराजकता वाली स्थिति है, वो पुलिस की देखरेख में वो सारी स्थितियाँ वहाँ पर पैदा की गई हैं और चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। आरोपी को पुलिस इनकाउंटर किया है, क्या कहना चाहिए? आज नहीं, कल रात को हुए हैं। मैं गए थे वहां, दौरा किए थे, पीड़िता का परिवार से भी मिले और सारे जायजा लेने की कोशिश की, मौके की। आम लोग के अंदर काफी रोष और रोष की चलते एक भीड़ की हत्या भी हो चुकी है और कल रात सुना है कि जो अपराधी थे, अपराधी को इनकाउंटर करके उनको भी मार डाला पुलिस वालों ने। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो अपराधी लोकल एरिया में रिक्शा चलाते थे और ड्रग की कारोबार करते थे और घटना घटने के बाद इस अपराध और ये जो अपहरण को वारदात देने वाले, अपहरण और उसके साथ साथ बलात्कार और हत्या, इस वारदात को अंजाम देने वाले वो व्यक्ति को वहां के लोकल युवाओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले उनको सौंप दिया था और वो पुलिस वालों ने ही बाद में उनको छोड़ भी दिए थे। और युवाओं जब पकड़े थे उनको और 2-4 थप्पड़ लगाई
तो उस अपराधी ने सारे कुछ कबूल भी कर चुके हैं कि हाँ हम लोग अपहरण किए, बलात्कार किए। तो खाली हाथ युवा उनको पकड़ के थाने में ले जाते हैं और पुलिस की हिरासत से वो भागने की कोशिश करते हुए रिवॉल्वर छीन रहे हैं, गोली चला रहे हैं, ये मुझे अद्भुत लग रहे हैं। जो व्यक्ति को खाली हाथ लोकल युवा पकड़ के जहां अपराध किए वहां ले जा रहे हैं, पुलिस को हवाले जमा कर रहे हैं, सब कुछ खुले आम स्वीकारते हैं। और वो अपराधी फिर ऐसा क्या हो गया, जब पुलिस वालों ने वहां रिकंस्ट्रक्शन करने गए, मतलब किस तरीके से घटना घटी, जांच पड़ताल करने के लिए उस मौके पे गए और ऐसा क्या हो गए कि वो एक व्यक्ति पुलिस से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहे हैं, गोली दाग रहे हैं और पुलिस को खुद को बचाने के लिए गोली। तो ये जो पुलिस की जो कार्यशैली है, किस तरीके से इनकाउंटर किया गया, अब अधीर रंजन चौधरी को ये नई चीज़ लग रही होगी, लेकिन बंगाल की पुलिस ने ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखा है। बिल्कुल। हालांकि और राज्यों में भी यही इस तरह से चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस खास तौर पर और डंके की चोट पर, यहाँ तक कि कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद इसी तरह के इनकाउंटर वो लगातार करती है, रिकॉर्ड बना रही है। बिल्कुल समीर जी, रिकॉर्ड बना रही है। और इस तरीके की आप देखिए कि जिस तरीके की चीज़ें सब सामने आ रही हैं, और कल कहा भी ममता बनर्जी ने भी कि भाई ये तो यूपी लगता है कि मॉडल जो है यूपी 2.0 जो है ये सामने आ गया है, इस तरीके का आरोप जो है वो लगाया गया। तो अब ये यूपी का मॉडल है अब ये, लेकिन समीर जी बंगाल का मॉडल यूपी से ज़्यादा खतरनाक है। यूपी पब्लिक को ही छोड़ दिया गया है कि मारो पीटो और जो मन में वो करो, जो मन में करो। तो ये बंगाल का मॉडल बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, खतरनाक इसलिए भी है कि अगर वहां पर, अब जैसा कल कह रहे थे कीर्ति आजाद की, जिसको अभियुक्त बताया गया कि इसी ने वहां पर रेप किया है, वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता, और फिर उसका भी एनकाउंटर हो गया। और वहां जिसकी लिंचिंग की गई वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। और इसलिए किया गया, जैसा कि कीर्ति आजाद का कहना था कि उसके पास बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी बातें वो पुलिस को बता देता या पब्लिक डोमेन में ला देता। तो ये सारी चीजें भी है कि जिससे आपको खतरा होगा आप मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये खतरे जो सवाल जो हैं वो बिल्कुल उठाए जा रहे हैं कि भाई अगर वो आपकी कस्टडी में था तो आपने उस पर गोली चला ही क्यों दी। और समीर जी, हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि इसी तरीके का एक हैदराबाद में जो एक महिला पशु चिकित्सक थी, उसके साथ वारदात हुई थी और उसके आरोपियों को यही सीन क्रिएट करने के नाम पर जो है वो मार दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पीकर जांच आयोग बना और उसने सभी पुलिसकर्मियों पर दफ़ा 302 का मुकदमा चलाने की सिफारिश की। मुकदमा कायम हो चुका है, उसकी सुनवाई चल रही है, सजाएं अभी नहीं हुई हैं लेकिन सजाएं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच आयोग गठित किया उस जांच आयोग की रिपोर्ट में उसको दोषी पाया गया है। तो पुलिस जांच में बच नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग ने उसको पुष्ट कर दिया है कि हाँ ये अपराधी हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनकी भी जब चीजें आएंगी सामने निकलकर तो बचेंगे, ये भी नहीं बचेंगे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं लोग। लेकिन अभी तक उनको लगता है कि जब तक होगा तब सरकार के संरक्षण में है, कर रहे हैं और हम इसी तरीके से करते रहेंगे। चूंकि अब तो कहा ही जान लगा है कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट वो भी सब कंप्रोमाइज हो चुके हैं, आरोप तो यही लग रहे हैं। तो ये इसलिए जो है भावना घर करती चली आ रही है। अगर समीर जी इसी तरीके से भीड़ कानून अपने हाथ में लेती रहेगी, पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहेगी, बल्कि अपराधियों के साथ पुलिस जो है खड़े होनी रहेगी, उसके ऊपर ये पूरे दबाव होगा और न्यायपालिका खामोश रहेगी, तो फिर इस देश के अंदर ना कानून का राज बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा। बिल्कुल, ये तो इसीलिए इस पर इन चीज़ों पर चिंता जताई जाती है कि ये जो ये पुलिस सिस्टम है, पुलिस तंत्र है, वो कितना खतरनाक है कि आपने न तो सुनवाई की, न कुछ पता चला है, और जिसको आपने समझा कि ये अभियुक्त है उसको सीधे गोली मार दिया और इनकाउंटर कर दिया। और एक ही स्क्रिप्ट,
वही स्क्रिप्ट वो बता रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि उसको अपने आप ही पुलिस वाले खाली हाथ वो ले जाते हैं और उसके बाद वो कह देते हैं कि उनसे रिवॉल्वर छीन रहा था, उसके पास हथियार थे, भागने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई भागने उसको दिए क्यों? जब आप उसको थाने में ले आए तो फिर वहां कैसे वो भागेगा? 100 200 पुलिस वाले खड़े हैं, वहां भाग के क्या करेगा? और इतना ही अगर वो भागने वाला था तो फिर आपकी पकड़ में आ कैसे गया? मतलब दिमाग भी नहीं लगाते लगता। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाते समीर जी, और ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन समीर जी, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वो जो एक केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और उनका तमाम स्टाफ जो है अचानक बदल दिया गया जी। और षड्यंत्रों की जो है चर्चाएं चल रही हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। भूपेंद्र यादव अभी तक जो थे वो उनके घर पे ही टीएमसी तोड़ने का सब रचा जा रहा था। महुआ मोइत्रा जो रोज रहते थे वो सांसद जो थे जो एनसीपीआई में चले गए, गद्दार सांसद टीएमसी के, और वो सब वहीं बैठ के करते थे। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने एक 2 लाइन का ट्वीट किया है, और क्या है अंग्रेजी में है वो ट्वीट, आप हिंदी में बता सकते? बिल्कुल, वो ट्वीट ये है महुआ मोइत्रा का ट्वीट, और लिख रही हैं कि एक महीने भर पहले बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का घर ऑपरेशन ब्रेक टीएमसी का केंद्र था। आज बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उस नेता की पूरी टीम को हटा दिया गया है। एक हाथ से लूटना और दूसरे हाथ से बांटना। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एक पार्टी को तोड़ने का अगर पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था और उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो फिर वहां क्या कुछ खेल चल रहा होगा उससे ये पता लग रहा है। अचानक पूरा का पूरा जो स्टाफ है, जिसमें IRS ऑफिसर तक हैं, सीनियर लोग हैं, उन सबको हटा दिया गया है। और वहाँ पर ये इनके स्टाफ की नियुक्ति कैसे हुई, क्यों हटाया गया, ये सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि भूपेंद्र यादव का जो घर था, भूपेंद्र यादव तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक और सांसद ये अपना पाला बदल कर अपनी पार्टी छोड़कर इधर से उधर हुए हैं, उसमें मुख्य जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी वो शायद उन्हीं के यहाँ पर या उन्हीं के नेतृत्व में बनाई जा रही थी या उनको जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल समीर जी, उन्हीं को सब जिम्मेदारी दी गई थी। ये चर्चाएं हैं और सब वहीं जाकर मिल रहे थे, वहीं सब बातें हो रही थी, और उनका घर केंद्र बना हुआ था। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो है उनका हम लोगों ने ट्वीट दिखाया ही था। महुआ मोइत्रा जो है वो भी इसको लेकर कह रही हैं कि बने हुए थे, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई गंभीर सवाल है। चूंकि ये पर्यावरण और वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और समीर जी जितने बड़े प्रोजेक्ट्स पास हो रहे हैं जिनको विकास का नाम दिया जा रहा है, प्रकृति का सत्यानाश करने वाले प्रोजेक्ट, उन सब की मंजूरी भूपेंद्र यादव के यहाँ से ही मिलती है। और इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर जब हुआ करते थे तो उनको भी हटाया गया था, तो उनके ऊपर भी काफी आरोप जो थे वो मिलती भी है, या फिर किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। हो सकता है इनमें से कुछ अफसर उसमें अड़ंगा डाल रहे हो, या कुछ खबरें एक जगह से दूसरी जगह दे रहे हो, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में अमलेंदु जी किनके पास सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, तमाम नियम कानूनों को धता बताते हुए सबको पता है। बिल्कुल सबको पता है समीर जी, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन समीर जी देश के अंदर जो सियासी हालात हैं वो तो खराब हो ही रहे हैं, और उनकी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है। जंतर मंतर से भी बड़ी खबर थी, वो भी हम लोगों ने बता दिया कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक ने संसद चलो का आह्वान किया है। नेहा जो आईसा की अध्यक्ष हैं वो डटी हुई हैं अभी आमरण अनशन के मोर्चे पर। एक छात्र ऋषिकेश जो है उनकी कल रात तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेहा ने उसका वीडियो जारी किया, वो भी हम लोगों ने दिखाया। लेकिन समीर जी एक बड़ी खबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच फिर जंग छिड़ गई है। कल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सोकर उठे और उन्होंने घोषणा कर दी कि सीज फायर ख़त्म हो गया है, और उसके बाद उनके ये घोषणा करते ही दुनिया भर में शेयर बाजार जो थे वो डूब गए। भारत में भी शेयर बाजार बुरी तरीके से टूटा। लेकिन उसके बाद ईरान में 90 ठिकानों पर हमले किए अमेरिका ने, और उसका जो सेंटकॉम है, मतलब जो सेंट्रल कमांड है, उसने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी समीर जी। और उसने जो अपना ट्वीट है वो हम लोग दिखा सकते हैं क्या जानकारी दी। और वो लिखता है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर पूरा किया। और क्या है वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ये जो सेंट्रल कमांड का अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, जिसका मुख्यालय ये मध्य पूर्व में है, यानी खाड़ी देशों में है, वो उसकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने 8 जुलाई को ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर पूरा किया। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में कॉमर्शियल जहाज़ों और निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम करना था।
अमेरिकी सेना ने ईरान के तट के पास करीब 90 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी के साधन, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट, नौसैनिक क्षमताएं और सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। ये ताज़ा हमले पिछली रात ईरान में किए गए सफल आक्रामक हमलों के बाद किए गए। वो पूरा उन्होंने उसका ब्यौरा दिया है और लिखा हुआ है कि अमेरिकी सेना सतर्क और घातक बनी हुई है और कमांडर इन चीफ के आदेशों पर ऑपरेशन के लिए तैयार है। लेकिन यही सेंट्रल कमांड, यही डोनाल्ड ट्रंप कितने बार दावा कर चुके हैं कि ईरान की तो सारी ताकत ही खत्म हो चुकी है। अच्छा, इस समय पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से ईरान में जो सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, जिनकी मौत हो गई थी 28 फरवरी को जब इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था, आयतुल्लाह अली खामेनी, उनका पिछले 6 दिनों से अंतिम संस्कार चल रहा है और आज उनको दफनाया जाएगा। ये हमले बिल्कुल उस समय हो रहे हैं और तब हो रहे हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम भी है और डील भी 14 सूत्री एक डील है वो दोनों के बीच हुई है, जिसको अंतिम रूप देने की अभी वार्ता चल रही है। लेकिन इस दौरान, और कहा यह जा रहा है, हम लोग लगातार ईरान के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, वो कह रहे हैं कि वहाँ जिस तरीके से खामेनेई के उसमें अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जुट रही है, उसको देखकर बिल्कुल एकदम हवाइयाँ उड़ गई हैं अमेरिका की भी और इसराइल की भी। ट्रम्प खुद बोल चुके हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब रो रहे होंगे और इस तरीके से निकल कर लोग बाहर आएंगे। मैं तो सोच रहा था बड़ी नाराजगी है वहाँ। तो ये मतलब ईरान की जनता ने एक जोरदार तमाचा समीर जी ट्रंप के और अमेरिका के गाल पर मारा है। जीत हार होती रहती है और युद्ध जीतने से जो कोई महान नहीं बन जाता। युद्ध तो तमाम अपराधी भी जीत जाते हैं, डकैती डालने के लिए डकैत जाते हैं, डकैती डाल कर आ जाते हैं, तो डकैत महान नहीं हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका अगर हमला करेगा तो अमेरिका महान नहीं हो जाएगा। महान ईरान की वो जनता है जो इन हमलों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी रही और उसने मुंहतोड़ जवाब जो है के दौरान भी वो खड़ी रही और अभी भी खड़ी। अब ट्रंप ने तो ये तक कहा कि हम चाहें तो इस समय हमला कर दे, वहां लाखों लोग जुटे हैं, लेकिन आप उससे कोई डरा नहीं, कोई नहीं डरा। बल्कि जब ट्रंप ने कहा कि कल हम सभ्यता समाप्त कर देंगे, तब उसी समय ईरान की जनता जो सड़कों पर ज्यादा दिखाई पड़ी। मतलब देश का कोई कोना ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जहाँ जनता सड़कों पर नहीं हो। जब ट्रंप ने कहा कि हम इनके सारे जो ऊर्जा संयंत्र है वो सब तोड़ देंगे, आप देखिए किस तरीके से संगीतकार और जो थे वो उन्होंने जाकर वहीं अपना कार्यक्रम करने कंसर्ट करना शुरू कर दिए। तो ये एक जवाब जो है ईरान की जनता ने दिया है और ये बताया है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। बागेर गलीबाफ जो वहाँ के संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। समीर जी, वो क्या ट्वीट किया है वो फारसी में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बिल्कुल, बागेर गलीबाफ लिख रहे हैं कि अमेरिका ने अभी तक ये नहीं सीखा है कि धमकाना और वादा तोड़ना अब मुफ्त नहीं है। मैं साफ कह दूं, जैसा मारोगे वैसा पाओगे। बात को घुमा फिराकर मत बोलो वरना तुम और डूब जाओगे। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ ईरानी इंतजामों से खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और पूरे युद्ध के दौरान जिस तरीके से संयमित बयान आए हैं ईरान की तरफ से और जिस तरह से धमकी भरे बयान डोनाल्ड ट्रंप के आते रहे एक के बाद एक, वो पूरा न केवल ईरान में बल्कि अमेरिका में भी जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक समर्थन था वो किस तरीके से दूर होता चला गया। अब ये पता इनका ये फ्रस्ट्रेशन है, ये क्या है, फिर से हमला किया है। लेकिन एक बार फिर से अब दोनों के बीच युद्ध, यानी ईरान और अमेरिका के बीच, अब यहाँ इजराइल नहीं दिखाई पड़ रहा है हमलेंदु जी, अब अमेरिका और ईरान के बीच ये सीधी जंग छिड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ईरान और अमेरिका के बीच अब ये सीधी जंग छिड़ गई है और लग ये रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं ये जंग आगे बढ़ेगी। चूंकि पलटकर ईरान ने भी बहरीन में और कुवैत में जो इनके सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, उन पर हमले किए और कहा है कि तुम्हारी इस बदमाशी का जवाब हम जोरदार तरीके से देंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो हमारी शर्तों से खुलेगा, तुम्हारी धमकियों से नहीं खुलेगा। ये साफ तौर पर कह दिया। बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा है और अब ये देखते हैं क्या होगा। चूंकि अब ये कहा जा रहा है, जो ईरान से खबरें आ रही हैं कि आज वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, आज उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा आयतुल्लाह अली खामेनेई को। लेकिन उसके बाद फिर ईरान बहुत भीषण हमला अमेरिकी ठिकानों पर करने वाला है। तमाम ठिकाने तो वैसे भी नष्ट हो चुके हैं, जहाँ पर कुछ अभी बचे हुए होंगे जिनका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। और एक बात और याद रखना होगा कि ईरान ने पहले भी कहा था कि
अब उसके हमले केवल मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों पर नहीं होंगे। अब उसके हमले अगर अमेरिका दोबारा करता है तो फिर वह उन सारे जगहों पर होंगे जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं और तमाम उसके जो जिसको कहा जाए कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर है और ये देखा जा सकता है कि अब ये हमले और तेज होंगे और परिस्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। अब बिल्कुल परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, क्योंकि अब हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तरीके से जब से ये युद्ध विराम समझौता हुआ था दोनों के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, तब से वहां परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। लेकिन अब एक बार फिर युद्ध विराम तोड़कर जब अमेरिका ने हमला किया है और ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, उसका जवाब दिया है, तो अब साफ ये समझ में आ रहा है कि जंग भी फिर से शुरू हो गई है। और हॉर्मुज स्ट्रेट में जो एक वहाँ पर आवाजाही बंद थी, पूरी दुनिया जिससे हलकान थी, परेशान थी, वो परेशानी एक बार फिर शुरू होने वाली है। बहरहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ईरान कोई बड़ा फैसला जब वहाँ पर खामेनेई के को दफन करने के बाद, सुपुर्द खाक करने के बाद लेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो बने रहिए डीबी लाइव के साथ, इन तमाम खबरों पर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।